से करते हैं। अच्छा देखिए यहाँ पे हमारे पास रिएक्शन है। द रिएक्शन बिटवीन सी एल एन ओ एंड एन ओ इज अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन विद रिस्पेक्ट टू ईच एलिमेंट। राइट द रेट इक्वेशन फॉर दिस रिएक्शन। ठीक है, तो रेट इक्वेशन हम बनाएंगे ClNO2 और NO। अब नेक्स्ट पार्ट में वो बोला है कि भाई डिड्यूस द यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट ना। फिर बाद में उसने की फिजूल की चीजें दी। ठीक है, तो रेट का इक्वेशन ये बनेगी R/ClO, सॉरी ClNO2 और R इज इक्वल्स टू, ये हो गया। अब ये ऊपर चले जाएगा ना, तो ये बन जाएगा मोल इनवर्स DM क्यूब हो जाएगा। यहाँ पे इनवर्स से ऊपर जाके क्यूब हो जाएगा और सेकंड इनवर्स। ये मेरे पास यूनिट बन गया। वो बोला स्टेट एंड एक्सप्लेन वेदर और नॉट द रिएक्शन कुड टेक प्लेस इन अ सिंगल स्टेप। वो बोला है कि मुझे एक्सप्लेन करो कि ये एक ही स्टेप में रिएक्शन होगा क्या नहीं होगा ना। ठीक है, मुझे यहाँ पे ये प्रूफ करने का बोल रहा है। अच्छा देखो, अब ना मुझे यहाँ से ये पता कैसे चलता है कि रिएक्शन एक स्टेप में होगा नहीं होगा ना। ठीक है, ये वैसे तो 1 मार्क के लिए आती है ये चीज़, लेकिन कभी कभार ये आ जाती है। ठीक है, अब देखो इसको फाइंड आउट करने का मतलब ये वो मेथड क्या है। ये ओवरऑल इस रिएक्शन का ऑर्डर क्या बन रहा है, ये दोनों फर्स्ट ऑर्डर है ना, तो जो ओवरऑल ऑर्डर बनेगा ना, दोनों फर्स्ट ऑर्डर हैं, दो हैं, तो जो ओवरऑल ऑर्डर बनेगा वो मेरे पास बनेगा 2। वो क्या बनेगा, 2 वो बनेगा। ठीक है, और जो रिएक्टेंट है उसके मोल्स कितने हैं? टोटल रिएक्टेंट के पास 2 मोल्स हैं। अगर रिएक्टेंट के मोल्स और ओवरऑल ऑर्डर सेम हो जाए तो हमारा रिएक्शन एक ही स्टेप में पूरा वो होता है। ठीक है, ओवरऑल ऑर्डर एंड नंबर ऑफ मोल्स, overall order and number of moles of reactant in overall reaction is same. So yes, तो यस ये एक ही स्टेप में होगा। ठीक है, हमें ये तो देखना होता है कि जो हमारा ओवरऑल ऑर्डर है और जो नंबर ऑफ मोल्स है रिएक्टेंट के दोनों सेम है, तो वो एक ही स्टेप में वो होता है। अगर ये दोनों सेम ना हो तो ये एक नहीं एक से ज्यादा स्टेप में होगा। सही, तो ये भी एक देखने का वो तरीका है इसका। अच्छा देखो, अब यहाँ पे मेरे पास एक क्वेश्चन आ गया कि भाई एक्चुअली व्हाट इज मेंट बाय द टर्म हाफ लाइफ डिटर्मिनेशन स्टेप। अभी हम इससे पहले भी कर चुके हैं ना, ये दोनों ही कर चुके हैं इससे पहले, चलो लेकिन तभी वो कर लेते हैं। टाइम टेकन टू कंप्लीट, टाइम टेकन फॉर द कंसंट्रेशन और अमाउंट, या इसको आप अमाउंट भी बोल सकते हैं, अमाउंट ऑफ अ रिएक्टेंट रिड्यूस टू हाफ। ठीक है, रीडिटर्मिनेशन का मतलब स्लोएस्ट स्टेप ऑफ द रिएक्शन। ठीक है, तो बस आप स्लोएस्ट स्टेप लिखते हो। अच्छा देखो, अब इसके बाद 4 मार्क का क्वेश्चन है, वो बोल क्या रहे हैं वो हमें ना। वो बोले कि भाई द रिएक्शन बिटवीन द हाइड्रोक्साइड आयंस एंड द ब्रोमो इथेन इज फर्स्ट ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू व्हिच, एंड द फर्स्ट ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू ब्रोमो मीथेन। यानी ब्रोमो मीथेन का रिएक्शन हो रहा है
हाइड्रो ऑक्साइड आए थे, हाइड्रो ऑक्साइड कुड बी KOH NOH जो भी है, ठीक है। अब वो बोल रहा है कि दोनों फर्स्ट ऑर्डर है, तो ओवरऑल ऑर्डर क्या होगा, टू। Suggest a practical method that would confirm that the reaction is first order with respect to OH. Your method should include the details of the measurement that would be taken in order to calculate the rate of reaction. You should indicate a method of presenting the result to show that the reaction is first order with respect to OH. देखो, पहले तो आपने प्रॉपर मेजरमेंट को दिखानी है, कौन सी मेजरमेंट आप लोगे ये कैलकुलेट, ताकि आपके पास रेट ऑफ रिएक्शन आ सके, ठीक है। फिर सेकेंडली आपने ये भी तो बताना है कि उसको आप ये किस तरीके से ये रिप्रेजेंट कर रहे हो, जो आपने जो डाटा कलेक्ट किया, उसको किस तरीके से रिप्रेजेंट कर रहे हो, ठीक है। अच्छा देखो, ये आप करते किस तरीके से हो, ठीक है। सबसे पहले आप क्या करोगे, अब ये बहुत ही रेयर क्वेश्चन है ना, ये एक दो दफा ही आया है आज तक। आप क्या करोगे, सबसे पहले हेक्सेस में यूज करोगे हेलो एल्केन, यानी कि CH3Br, ठीक है। CH3Br आप एक्सेस में यूज करोगे। यूज CH3 यूज CH3Br इन एक्सेस, ठीक है। आप क्या कर रहे हो, एक्सेस में यूज कर रहे हो। देन आप बहुत सारे एक्सपेरिमेंट करोगे और डिफरेंट ओएच की कंसंट्रेशंस के साथ ना, सही है। डू सेवरल एक्सपेरिमेंट्स विद डिफरेंट OH कंसंट्रेशन, ठीक है। जो हमने ये स्क्वायर ब्रैकेट लगा दिया, इट मीन्स की ये कंसंट्रेशन है। फिर उसके बाद आप क्या करोगे, आप टेम्परेचर अपने हिसाब से रखोगे ना, टेम्परेचर को सेट करोगे, ठीक है। सेट, या फिर आप उसको इन शॉर्ट बोलते हैं कंट्रोल द टेम्परेचर, या इसको आप, ठीक है। फिर उसके बाद क्या होगा, आप जो है ना टाइम मेजर करोगे कि कितने टाइम में आपका रिएक्शन हो रहा है, ठीक है। मेजर द टाइम ऑफ रिएक्शन, ठीक है। फिर उसके बाद देन आपने क्या करना है, OH की कंसंट्रेशन फाइंड आउट करनी है, ठीक है। या तो आप इसको टाइट्रेशन के जरिए कर लो, या फिर pH यूज कर लो ना, जो OH की कंसंट्रेशन है वो pH पे आपके पास आ जाएगी, ठीक है। दोनों में से कोई भी एक भी, ठीक है। फाइंड दी OH concentration and do द टाइट्रेशन। टाइट्रेशन जो है वो हम ज़्यादातर यूज़ करते हैं, ठीक है। बल्कि pH वो मीटर के जरिए भी देख सकते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद क्या करोगे, उसके बाद जो भी आपकी पास OH की कंसंट्रेशन आई है, उसका आप वो ग्राफ कर दोगे, प्लॉट वर्सेस रेट ना, ठीक है। तो फिर आपको ये पता चल जाएगा कि ये फर्स्ट ऑर्डर है या नहीं है, ठीक है। प्लॉट द ग्राफ, नहीं बल्कि पहले सब लिखोगे ना, कलेक्ट ऑल द डेटा, डेटा मतलब OH की कंसंट्रेशन, ठीक है। प्लॉट अ ग्राफ ऑफ कंसंट्रेशन, या पे लिख दो अपना कंसंट्रेशन ऑफ OH वर्सेस रेट। अब फिर दैट सी बात है, आप उसके बाद रेट का वो देख लोगे कि आपका वो ये ग्राफ क्या बनना है से। अच्छा देखो, अब वो बोला है इन अनदर एक्सपेरिमेंट द रिलेशन बिटवीन क्लोरेट आयंस एंड द हाइड्राइड आयंस इन एक्वस अल्कली वाज इन्वेस्टिगेटेड।
A solution of iodide ions in aqueous alkali was added to the large excess of chlorate ions, and concentration Y minus was measured at regular intervals. अब वही आपके पास है ये। अब वो बोला कि डिस्क्राइब हाउ द रिजल्ट ऑफ दिस एक्सपेरिमेंट कैन बी यूज्ड एट द रिएक्शन इज फर्स्ट ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू I माइनस। कुछ भी नहीं है जो आपके पास आ रहा है, आप हाफ लाइफ से कैलकुलेट करोगे ना। आप इसको ग्राफ प्लॉट करोगे, प्लॉट ग्राफ ऑफ I माइनस कंसंट्रेशन विद टाइम। ठीक है। इफ द हाफ लाइफ आर कांस्टेंट इट इज अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। ठीक है। प्लॉट अ ग्राफ ऑफ I माइनस वर्सेस टाइम। इफ द हाफ लाइफ्स आर कांस्टेंट इट इज फर्स्ट ऑर्डर। ठीक है। अच्छा देखो, उसके बाद फिर से वही क्वेश्चन आ गया ना जो हमने से पहले किया था। देखो ये अभी भी ये 1 मार्क का आ रहा है, तो उसको 1 मार्क का ही समझ के करना है। 3 मार्क या 4 मार्क का समझ के नहीं करना, टाइम स्पेंड नहीं करना है ज्यादा। और बोला यूज दिस मैकेनिज्म टू रिड्यूस ओवरऑल इक्वेशन फॉर दिस रिएक्शन। वही देखो, एच आई ओ दोनों अपोजिट साइड पे से कैंसिल हो गए, ओ एच माइनस अपोजिट साइड पे से कैंसिल आउट हो गए, एच टू अपोजिट साइड पे थे कैंसिल आउट हो गए, एच सी एल ओ अपोजिट साइड पे थे कैंसिल आउट हो गए। क्या बचा हमारे पास? सी एल ओ माइनस आई माइनस एक तरफ बच गए, और सी एल माइनस और आई ओ माइनस एक तरफ पे बच गए। तो इनकी हम इक्वेशन बना लेंगे, सी एल ओ माइनस प्लस आई माइनस, जो दिया सी एल माइनस और आई ओ माइनस। ठीक है। अब बोला है आइडेंटिफाई अ स्टेप दैट इन्वॉल्व्स अ ट्रिडॉक्स रिएक्शन, एक्सप्लेन योर आंसर। ये कौन सा स्टेप जो है आपके पास ट्रिडॉक्स है? ठीक है, बस आपने यहाँ पे क्या देखना है कि इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होती है ना। ठीक है। ट्रिडॉक्स यानी कि एक की चेंज हो रही, एक की इंक्रीज हो रही है, एक की डिक्रीज हो रही हो। तो सबसे पहले आप यहाँ पे आ जाओ। ठीक है। स्टेप 1 में आप देखो, क्लोरीन की माइनस है, यहाँ भी क्लोरीन की माइनस है। ठीक है। तो यहाँ पे भी कुछ फर्क तो नहीं पड़ रहा। हाइड्रोजन की प्लस है, यहाँ पे भी प्लस है हाइड्रोजन की ना ओवरऑल। वो जो ये तो ओ एच का जो माइनस है तो ओवरऑल के ऊपर होता है, यहाँ पे इसकी तो प्लस होती है, इसकी -2 होती है, तभी तो बाहर माइनस आता है। ठीक है। तो ये तो इसमें कुछ फर्क ही नहीं पड़ रहा। ठीक, स्टेप 2 में क्या है? हेलो। अच्छा। अच्छा सॉरी, यहाँ पे गलती हुई है। यहाँ पे इसकी ये प्लस है, क्योंकि इसकी प्लस है, इसकी प्लस, तभी तो इसकी -2 होगी। लेकिन सिर्फ ये क्या हो रही है, सिर्फ ऑक्सीडेशन ही हो रही है, रिडक्शन कहीं नहीं हो रही ना। तो ये रिडॉक्स नहीं है, क्योंकि हाइड्रोजन के ऊपर क्या है, ये प्लस का साइन है, और ऑक्सीजन सब जगह -2 ही है। ठीक है। तो ये सिर्फ क्लोरीन जो है वो -1 से +1 हो रहा है, बाकी कुछ नहीं हो रहा है ना। तो खाली क्लोरीन रिड्यूस ऑक्सीडाइज हो रहा है, रिड्यूस कुछ नहीं हो रहा, तो ये रिडॉक्स नहीं होगी। ठीक है। अच्छा, फिर उसके बाद मेरे पास अगर मैं सेकंड में देखूं तो मेरे पास आई वो माइनस है, यहाँ पे आई माइनस है, यहाँ पे ये यहाँ पे इसके ऊपर माइनस है, यहाँ पे ये +1 हो रहा है, +1 एच के ऊपर +1। तो ये मिला के 0 होगा, तो यहाँ पर क्या है, इस वजह से। और सी एल की यहाँ पे ये भी प्लस, तो सी एल की भी वो प्लस होगी, ऑक्सीजन की -2 होगी, और यहाँ पे ये माइनस आ रहा है। तो आयोडीन क्या हो रहा है? आयोडीन की हो रही है -1 से +1, और क्लोरीन की क्या हो रही है? +1 से -1। तो ये क्या हो रहा है? ये ऑक्सीडाइज्ड हो रहा है, और नीचे वाला क्या हो रहा है? क्लोरीन मेरा रिड्यूस्ड हो रहा है। सही। तो इस तरीके से ये मैंने करना है। अच्छा देखो यहाँ पे ये पूरा
इससे कोई खास ये कैलकुलेशन नहीं है ना, ये थ्योरेटिकल क्वेश्चन है। The initial rate of reaction of a propane 1 and iodine in acid solution is measured in a series of experiments at constant temperatures. से अब उसके बाद वो बोल क्या रहा है हमें, ये मेरे पास एक्सप्रेशन है, ठीक है, H प्लस कैटलिस्ट है इसमें, और बोला द रेट इक्वेशन वो डिटरमाइन एक्सपेरिमेंटली टू बी एज शोन। अच्छा अब देखो यहाँ पे साफ हमें चल रहा है पता कि भाई ये हमारा फर्स्ट ऑर्डर है, क्योंकि यहाँ पे पावर वन है। H प्लस भी फर्स्ट ऑर्डर है, लेकिन I जो रिएक्टेंट है उसका कई रेट इक्वेशन में जिक्र नहीं है, तो ये जीरो है। तो ये क्या है, 1 0 1, ठीक है। फिर उसके बाद वो बोल रहा है स्टेट द ओवरऑल ऑर्डर, 1 + 1 2 ना, ओवरऑल ऑर्डर क्या है, 2 से। अच्छा फिर उसके बाद क्या बोल रहा है वो, कि द रेट ऑफ फॉर दिस रिएक्शन इज, अच्छा ये तो नॉर्मल ये कैलकुलेशन है तो इसमें नहीं पढ़ रहे अभी हम, ठीक है। अब वो बोले कम, अगर मैं ये निकालना भी चाहूँ ना, के निकालना है ना मैंने, तो के इस तरीके से आएगा, एक्सप्रेशन बनेगी K = R CH3 CO CH3 और H प्लस। तो वैल्यूज को पुट कर दो, वैल्यूज क्या है, आ रही है 1 पॉइंट, पहले रेट की क्या है, 5.40 × 10⁻³ CH3 क्या 1.50 × 10⁻², और H प्लस की क्या है 7.75 × 10⁻⁻1, ठीक है। तो यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगी, के की वैल्यू आ जाएगी, के की वैल्यू आ रही है 0.46, क्या आ रही है 0.46 की वैल्यू आ रही है। यूनिट क्या बनेगी, यूनिट है यहाँ पे मेरे पास है मोल DM³ इनवर्स और सेकंड इनवर्स, ठीक है, डिवाइडेड बाय मोल DM-3 और दो मोल DM-3, मोल से मोल गया, DM-3 गया, तो बच क्या गया आपके पास, ये मोल ऊपर चले जाएगा, मोल इनवर्स हो जाएगा, DM-3 ये DM³ हो जाएगा, और ये सेकंड इनवर्स हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से ये आपके पास यूनिट भी आ गए, ठीक है। अच्छा अब वो आपको क्या बोल रहा है, complete the table by placing one tick in each row to describe the effect of decreasing the temperature on the rate of constant and the rate of reaction, ठीक है। अगर हम टेम्परेचर डिक्रीज कर, देखो अगर टेम्परेचर डिक्रीज करेंगे तो ये ऑब्वियस सी बात है कि अगर देखो रेट तो मेरे पास डिक्रीज होगा ना, ये तो हम सबको पता है, एवरेज काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज होगी, डिक्रीज होगा। अब जो मेरा के है ना वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है रेट से, तो अगर रेट वो गिरेगा तो के भी, रेट कांस्टेंट भी गिरेगा, तो दोनों डिक्रीज हो जाएंगे से। अच्छा उसके बाद बोल रहा है वो कि फ्रॉम द results a graph is produced which shows the concentration of I2 changes during the reaction. Describe how this graph could be used to determine the initial rate of reaction. ये कंसंट्रेशन और टाइम का ग्राफ है ना, ठीक है। वो सिर्फ बोले डिस्क्राइब कर दो, आपने फाइंड आउट नहीं करना, यू जस्ट हैव टू डिस्क्राइब इट ना, आपने कोई फाइंड आउट नहीं करना है ना, आपने जस्ट को डिस्क्राइब करना है, ठीक है। तो ये किस तरीके से होगा आपके पास, एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट। देखो बहुत ही सिंपल मेथड है आपके पास ना, आप क्या करते हैं, टेंजेंट बनाते हैं, ठीक है। अच्छा टेंजेंट पे, ठीक है, आप टेंजेंट को बना देंगे, फिर टेंजेंट बनाने के बाद आप क्या करेंगे, उसका ग्रेडियंट को निकाल लेंगे, ठीक है। ड्रॉ अ टेंजेंट, डिटरमाइन डिटरमाइन द ग्रेडियंट ऑफ अ टेंजेंट,
अब वो जो टेंजेंट है उसका ग्रेडियंट आप निकाल लो, ठीक है। अब वो बोला है कि ऑन द एक्सिस बिलो स्केच द ग्राफ टू शो दैट द इनिशियल रेट चेंजेस विद द इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ CH3 COCH3 ना, ठीक है। तो अच्छा अब देखो, फर्स्ट ऑर्डर है ना और रेट का ग्राफ है, तो फर्स्ट ऑर्डर देखो, अगर जीरो ऑर्डर होता तो यूं करके बनता, ठीक है। फर्स्ट ऑर्डर है तो क्या होगा, एक स्ट्रेट लाइन आ जाएगी यूं करके बस, ठीक है। और सेकंड ऑर्डर होता तो कर्व बनता, सी। अच्छा अब देखो मेरे पास यहाँ पे है, द रेट ऑफ रिएक्शन बिटवीन द मेटल आयंस वाज स्टडीड, द फॉलोइंग थ्री स्टेप मैकेनिज्म हैज बीन suggested for this reaction. Step 1 in the rate determining step. Step 1 is the rate determination step. तो अब वो बोल रहा है कि भाई एक्सप्लेन रेट डिटर्मिनेशन स्टेप, सिलोस स्टेप ना। अच्छा उसके बाद बोला यूज इस मैकेनिज्म टू डिटरमाइन द ओवरऑल इक्वेशन ना, तो उसी तरीके से करना है। यहाँ पे कौन कौन सी चीज़ें अपोजिट आ रही हैं, ये दोनों अपोजिट आ रहे थे, कैंसिल हो गए, ठीक है। Mn3 + Mn3 + Mn2 + भी कैंसिल हो गया ना, मेरे पास बच क्या गया, Ce4 ये दोनों टू हो जाएंगे, ये और ये, ठीक है। तो इक्वेशन क्या बनेगी, 2Ce4 + Tl + Ce2Ce3 + और Tl3 +, इस तरीके से किया है, ठीक है। वही वो मेथड है, ठीक है। अब उसके बाद बोला सजेस्ट द रोल ऑफ Mn2 + आइंस इन द मैकेनिज्म, एक्सप्लेन योर आंसर। इनका रोल क्या है और अपने आंसर को एक्सप्लेन करो ना। देखो ये एक तो ये कि वो कैटलिस्ट है, और ये हमें ये पता कैसे चला, ये वापस रीजनरेट हो रहा है। रीजनरेट किस तरीके से हो रहा है, सबसे पहले ये किस फॉर्म में था, Mn2 + की फॉर्म में था, फिर ये चेंज हुआ Mn2 + Mn3 +, फिर Mn3 + से चेंज हुआ Mn4 +, फिर Mn4 + से वापस अपनी असली स्टेट यानी Mn2 + में आ गया है, यानी रीजनरेट हो गया, तो ये क्या, कैटलिस्ट है। Mn2 + इज अ कैटलिस्ट, इज अ कैटलिस्ट, it is a catalyst and it is it is used up in step 1 and regenerated in step 4, सॉरी स्टेप 3 में क्या हो रहा है, वापस रीजनरेट हो रहा है, ठीक है। तो ये क्या है आपके पास, वो कैटलिस्ट है सही। अच्छा देखो अब ये पूरा क्वेश्चन ही कैटलिस्ट का है ना, पूरा पार्ट। एनो एक्ट एज अ कैटलिस्ट, एनो एक्ट एज अ कैटलिस्ट इन द ऑक्सीडेशन ऑफ एटमॉस्फेरिक सल्फर डाइऑक्साइड, गिव टू इक्वेशन टू डिस्क्राइब हाउ एनो एक्ट एज अ कैटलिस्ट इन दिस रिएक्शन। तो ये होमोजेनस कैटलिस्ट की जो हमने पढ़ा था ना भाई, ठीक हो। सबसे पहले क्या होता है, एनो जो है वो ऑक्सीजन से रिएक्शन करता है और NO2 में चेंज होता है। देन ये NO2 जो है वो SO2 से रिएक्शन करता है सल्फर डाइऑक्साइड से, और इसको कन्वर्ट कर देता है, खुद NO बन जाता है, उसको SO3 में कन्वर्ट कर देता है, और ये SO3 ये ऊपर जाके H2SO4 में कन्वर्ट हो जाती है। वो बोले एक्सप्लेन वाई NO कैन बी डिस्क्राइब इन द डिस्क्राइब द कैटलिस्ट इन दिस रिएक्शन, क्योंकि रीजनरेट हो रहा है ना, इट इज regenerated in equation 1 and 2, NO is regenerated, ठीक है। NO क्या हो रहा है, रीजनरेट। अच्छा उसके बाद वो बोले डिस्क्राइब विद द एड ऑफ डायग्राम, describe with the aid of equation and environmental consequences of the oxidation of the atmospheric sulfur dioxide,
ये H2SO4 बनाते हैं, यानी कि ये जो है मेरे पास, ये SO3 वाटर के साथ मिलके H2SO4 बनाएगा। ठीक है, ये वाटर के साथ मिलके H2SO4 बनाएगा। और वो क्या होगा, इससे एसिड रेन होगी। ठीक है, इट प्रोड्यूसेस एसिड रेन। सही।